Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we have lecture 10 and I will discuss chromosomal theory of inheritance and linkage. बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ इसका। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज एनसीईआरटी का जो लाइन दिया हुआ एक एक लाइन समझ में आने वाला है तुम्हें इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद। ठीक है, दो पार्ट में इसे डिवाइड किया हूँ। पहले तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज के बारे में सारा थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेन यूज आता है, एप्लीकेशंस आता है, लिंकेज मैप, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा अगले वाले पार्ट में। तो दोनों कंबाइन करके देखना। ठीक है, दोनों वीडियो देखना, तभी एक पूरा लिंकेज का वीडियो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बैठेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज थ्योरी। तो पार्ट ए एंड बी, दोनों पार्ट ए एंड बी। चलो, तो सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वाल्टन सटन एंड थियोडर बोबरी। फर्स्ट चीज ये है। ठीक है, इन 1900 AD three scientists, Hugo de Veris, Carl Correns and von Sedmark, independently rediscovered the microscopy. Rediscovered Mendel result. As you know, these three scientists rediscovered Mendel result. But I already told you in the first lecture, this scientist discovered Mendel. Okay, this is not a new concept. New thing is that also by this time, due to advancement of, let me change color. Also, due to at this time to the advancement of microscopy, there was a taking place. Scientists were able to carefully observe cell division. तो जब तक जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट हुआ, माइक्रोस्कोपी का एडवांसमेंट होता गया, तो साइंटिस्ट जो है वो सेल डिवीजन के बारे में जानने लगे। ठीक है, जिसके कारण न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, and appear to be doubled and divided just before staining. 1902 the chromosome movement during the meiosis has been worked out. 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट का भी वर्कड आउट मतलब फाइंड किया गया। ठीक है, तो वाल्टर सटन एंड थियोडर बोबरी noted at the behavior of chromosome parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's law. देखो, बोबरी और सटन और बोबरी ने क्या किया कि उसने नोट किया, क्या उसने देखा कि क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर पैरेलली रहता है। ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा अगले स्लाइड में। ठीक है, ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, इससे वो मेंडल का जो लॉ है ना उसको एक्सप्लेन करने का उसको मौका मिला। ठीक है, रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, अरे माइटोसिस जो पढ़ते हैं ना इक्वेशनल डिवीजन, उसमें क्रोमोसोम बिहेवियर का ड्यूरिंग मियोसिस के समय। तो इस तरह से क्रोमोसोम के बिहेवियर का अब लिंक करते हैं क्रोमोसोम के जीन के बिहेवियर का। तो ये G1 फेज में और G2 फेज में ये इस तरह से रहता है। ठीक है, और मियोसिस 1 होता है तो तुम्हें पता है ना, फेज में बाइवेलेंट बनता है। ठीक है, मियोसिस 2 होगा तो ये अलग, मियोसिस 1 में ये अलग हो जाएगा, फिर मियोसिस 2 में ये अलग होगा। ठीक है, ये ऑरेंज और ग्रीन वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग होगा, इस तरह से ये अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मियोसिस 1 और फाइनली जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, see how chromosomes segregate when germ cells are formed. So this is the, and now during the metaphase of meiosis 1, two chromosome pair are can align at the metaphase plate independently on each other. During metaphase stage, uh, we can interfere the chromosome structure. Okay, we can see how the chromosome structure look like during metaphase stage. To understand this, compare the chromosome with the four different colors in the left and right columns. In the left column, possibility 1 is possibility 1 shown, and in the left column possibility 2. थोड़ा सा लेक्चर अभी बोरिंग टाइप का अगर लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी एक कॉन्सेप्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है, तो देखते रहना थोड़ा सा। ठीक है, 4-5 मिनट, उसके बाद से तुम्हें समझ आएगा। देखो, डिफरेंस यही चल के करना है कि
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज। मैं ये बात दोनों का डिफरेंस हर चीज में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ लिंकेज पढ़ाऊंगा उसमें भी डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, क्या डिफरेंस है लास्ट में पता चलेगा एकदम लास्ट में कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था और लिंकेज क्या था, ठीक है। तो मियोसिस 2 हो रहा है, एनाफेज, मियोसिस 2 एनाफेज, ये देखो सब आपस में सेग्रीगेट होकर क्या बना रहे हैं, जर्म सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये गौर करो, ठीक है। अब चलते हैं मेन चीज, हमारा जो पॉइंट है नोट्स में ऐड करने के लिए। सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज किया था, सटन एंड बोबरी। बट जो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, टीएच मॉर्गन। ये क्वेश्चन बन के आते हैं और बच्चे इसमें लगाते हैं टीएच मॉर्गन एज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि उसने दिया था, बट ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, टीएच मॉर्गन ने दिया था, ये बात है इसमें, ठीक है। ये क्रोमोसोमल थ्योरी बोलता क्या है, दिस थ्योरी गिव्स द पैरेलल बिहेवियर बिटवीन द मेंडेलियन फैक्टर मींस जीन एंड क्रोमोसोम। जीन और क्रोमोसोम के बीच में पैरेलल बिहेवियर शो करने के लिए क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज किया गया था, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया सटन एंड बोबरी में। Sutton and Boveri observed that behavior of chromosome are parallel to the behavior of gene and used chromosome movement to explain the Mendel's law. I have already discussed. Chromosomes and genes are present in diploid cells as a pair. Chromosomes और genes कहाँ present है, diploid cells में pairs में present होते हैं, you know. ये है, ये एक पेयर क्रोमोसोम, ठीक है, ये दूसरा पेयर क्रोमोसोम, इसी पे क्या होता है, जीन, ठीक है। तो ये जीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम भी मैं आगे बताऊंगा, सारा चीज मैं रखा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझो। पहले फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द क्रोमोसोम नंबर टू द डायप्लॉइड कंडीशन। पहले तो हैप्लॉइड से डायप्लॉइड बनता है, ठीक है, सॉरी डायप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन एक और हैप्लॉइड, दोनों का फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल आने से पर डायप्लॉइड, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से क्या होता है, डायप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर होता है, ठीक है। The chromosomal theory of inheritance claims that it is the chromosome that segregate and assort independently। अब भाई साहब देखो, अब ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एन है, ये एन है, इस पे जो जीन है कैपिटल टी, इस पे जीन है स्मॉल टी। तो ये अगर ये दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो इस तरह के बनेगा, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना ना, तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जीन भी एक ही साथ आया इसी क्रोमोसोम पे और क्रोमोसोम भी एक साथ आया, मींस तो क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस है, जो बिहेवियर जीन शो कर रहा है वही बिहेवियर पैरेलली उसके कौन शो कर रहा है, क्रोमोसोम, क्योंकि जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको अच्छे से याद करना, बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो अब कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि 3 पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे, एग्जिस्ट इन पेयर, सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम, मेंडेलियन फैक्टर बेसिकली जीन का बात कर रहा है या फैक्टर का बात कर रहा है जो मेंडल बोला करते थे, ठीक है। तो क्या बोलता है कि जीन जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये मैंने बताया था कि डोमिनेंट का जो डोमिनेंस का लॉ था एक पेयर्ड फैक्टर, ठीक है। तो मेंडल्स का मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला पॉइंट का क्या था, पेयर्ड फैक्टर था। तो एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर्ड फैक्टर, मींस कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ पेयर्ड फैक्टर, मींस ये हमेशा पेयर में रहता है, ठीक है। जीन ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर and factors means gene gets separated in a such a way that each gamete receive only one of the paired factor। अगर ये गैमेट में जाएगा तो गैमेट में क्या जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ड्यू टू पेयर्ड फैक्टर सेग्रीगेशन, ड्यू टू सेग्रीगेशन। इसी तरह से अगर पेयर में एग्जिस्ट करे तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, पेयर्स में है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब चीज कहाँ बताया गया, कैसे बताया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से पता चलता है, ठीक है। Homologous chromosome pair get separated in such a way that every gamete receive only one of the chromosome। ये एक गैमेट में जाएगा, ये दूसरा गैमेट में, ये दूसरा गैमेट, ये दूसरा गैमेट, ठीक है। तो ये अलग अलग सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बात करें,
सबसे पहले एक बात बताओ कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे रख दो ए, इस पे रख दो कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये दोनों चीज है ना, ये इंडिपेंडेंट पेयर है, बट इसके अलावा जो पेयर होगा, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल आर, तो ये दोनों कैपिटल बी और कैपिटल आर क्या है, इंडिपेंडेंट पेयर है। तो ये चीज ध्यान में रखो कि डिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ द जीन फैक्टर गेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। अब इंडिपेंडेंट ए, कैपिटल ए एंड कैपिटल आर, जो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगा, ये अलग गैमेट में जाएगा, ये अलग गैमेट में जाएगा, है ना बात। बट वन पेयर ऑफ फैक्टर नॉट ऑलवेज गेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली टू वन अदर। लेकिन एक पेयर फैक्टर जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंटली नहीं जाएगा, वो क्या होगा, ए एंड बी, ठीक है। इसी तरह से एवरी पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज गेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंट और अनदर वे। जितने भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू अनदर, मींस वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर। जिस तरह से वन पेयर फैक्टर नॉट ऑलवेज सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली, इस तरह से वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली। Okay, so this is the basic difference and parallel behavior between the gene and chromosomes, which we have discussed in the chromosomal theory of inheritance. Have you understood? This is the अब देखो, अब मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, टीएच मॉर्गन ने दिया। टीएच मॉर्गन कैसे दिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसका क्या था कि उसने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, और इसका जो डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो इसका कुछ रीजन था, ठीक है। इसका पहला रीजन था कि इसको आसानी से कल्चर मीडियम में कल्चर कर सकते हैं, जैसे कि ये मोस्टली रिपेंड बनाना में कल्चर होता है, ठीक है। इसका लाइफ पीरियड भी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है, 2 वीक का ही होता है, जिसके कारण ज्यादा से कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हैं। और सिंगल मेटिंग गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन, एक ही मेटिंग के बाद ज्यादातर ऑप्शनिंग आते हैं, ठीक है। ह्यूमंस की तरह तो नहीं है, 9 मंथ लगते हैं, तो इसमें बहुत लेट हो जाता है, उस तरह का नहीं है, बट इसमें 2 वीक्स में हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ द सेवरल कंट्रास्टिंग ट्रेट इसमें प्रेजेंट होता है। ज्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट रहेगा तो इजी होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा करेक्टर डिफाइन कर पाते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ फ्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कुछ ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 4 पेयर, इसीलिए लिंकेज स्टडी हो जाता है। स्टडी का जो लिंकेज का जो स्टडी है वो इजी होता है, कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है तो लिंकेज इजी होता है, इसी तरह से इसीलिए इसमें समझना आसान होता है। और जब क्रॉस कराते समय डिफ्रेंशिएट करना होता है मेल और फीमेल का, तो कौन मेल है कौन फीमेल है, तो जो जो मेल होता है वो शॉर्ट होता है और फीमेल होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। मेल में ज्यादा वर्ड्स आता है तो समझ लो लॉन्ग, ठीक है, ऐसे में याद रखने के लिए। और फीमेल में ज्यादा वर्ड्स है तो वो लॉन्ग है, ठीक है। मेल में कम वर्ड्स है तो शॉर्ट है, तो ऐसे याद रखो कि जो डोर्सोफिला मेलानोगास्टर है, ये इस तरह से देखो, ये फिगर है, ये क्या है, ये है मेल, और ये है मेल, और ये है फीमेल, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंकेज थ्योरी। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, लिंकेज थ्योरी। तुमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी के बीच का जो मैंने देखा कि जीन और क्रोमोसोम के बीच में पैरेलल बिहेवियर मैंने दिखाया है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने देखा कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने। किस पे किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इससे आता है, इसके बाद उसने कंक्लूजन दिया था लिंकेज थ्योरी का, जो कि एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो लिंकेज है, लिंक्ड जीन आर लीनियरली प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये लिंक्ड जीन जो होता है ये लीनियरली प्रेजेंट होता है सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो ये सेम क्रोमोसोम पे लीनियरली जीन प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं लिंक्ड जीन, ठीक है। बताओ ए एंड बी लिंक्ड जीन है, नहीं है, बट ए एंड सी इज द लिंक्ड जीन, ओके। सो ये लिंक्ड जीन है, ठीक है। तो लिंकेज क्या होता है, नन एलेलिक, यू नो दिस इज द नन एलेलिक जीन linearly present on the chromosome and separated by some distance, these are separated by some distance, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है, आगे बताऊंगा, ठीक है। which shows collective और ग्रुप इनहेरिटेंस, which shows collective और एक ग्रुप में इनहेरिटेंस करता है, उसको बोलते हैं लिंकेज। बेटर वे में समझने के लिए मैं 2 केस लेता हूं, केस ऑफ लिंकेज इन द डायहाब्रिड क्रॉस एंड केस ऑफ लिंकेज इन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। सबसे पहले ये है
इसमें क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम है। मुझे बताओ ए एंड बी आर, ए एंड बी आर लिंक्ड जीन, ओके, दैट्स राइट। एंड तो लिंक्ड जीन होगा तो क्या होगा, ए एंड बी टेंड्स टू मूव, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, आई एम सेइंग आउट, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी मूव टुगेदर, देखते रहना, ठीक है, टुगेदर विथ इन गैमेट्स, विद इन गैमेट्स, ठीक है। तो ये जब गैमेट बनेगा तो ये ए एंड बी क्या होगा, सेपरेट होगा, ए कैपिटल बी सेपरेट होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा गैमेट्स, ए बी बनेगा और दूसरा गैमेट्स क्या बनेगा, स्मॉल बी, इस तरह से गैमेट्स बनेगा अगर लिंकेज होगा तो, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा मतलब नो लिंकेज, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो किस तरह का गैमेट बनेगा, या तो ये इसके साथ जाएगा या तो ये इसके साथ जाएगा, तो ए बी गैमेट्स ए कैपिटल बी बनेगा, ठीक है, या तो ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा, ठीक है, या तो ये इसके साथ जाएगा या तो ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा, स्मॉल बी बनेगा, या फिर स्मॉल बी वाला इसके साथ जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो देख रहे हो लिंकेज नहीं हो रहा है तो कितना गैमेट बन रहा है, और जब लिंकेज हो रहा है तो क्या गैमेट्स बन रहा है, डिफरेंस, ठीक है। अभी तुम्हें 10% बात समझ आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं लिंकेज ग्रुप, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका बात करता हूँ, लिंकेज ग्रुप। चलो पहले टाइप्स ऑफ लिंकेज बात करते हैं, फिर लिंकेज ग्रुप का बात करें, ये तो आसान है। चलो लिंकेज ग्रुप, ऑल लिंक्ड जीन, अब जितने भी लिंक्ड जीन होते हैं, मैंने बोला कि ये सेम क्रोमोसोम पे ए एंड कैपिटल बी इज अ लिंक्ड जीन, तो ये लिंक्ड जीन एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पेयर पे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक लिंकेज ग्रुप। मतलब सिंपल सा कहना है कि जितना नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा वही लिंकेज ग्रुप होगा। मुझे बताओ पी का 2n इज इक्वल टू कितना होता है, 14, 2n इज इक्वल टू 14, तो इसका लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि इसका हैप्लॉइड नंबर कितना है, 7। तो ये चीज है यहाँ पे, ये है फीमेल, ये है मेल, मेल में कितने होते हैं 46 एंड 23। बट यहाँ एक चीज याद रखना कि जो मेल होता है ना उसमें लिंकेज ग्रुप 24 होता है, ये याद रखना, ठीक है, आई बात समझ में। और बैक्टीरिया में 1 होता है, ठीक। चलो, एंड लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, और लिंक्ड जीन को क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट करते हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड होमोलोगस, यही क्रॉसिंग ओवर पूरा लिंकेज का टाइप को बताता है, ठीक है। तो अब चलते हैं लिंकेज का टाइप, ठीक है। लिंकेज का टाइप दो तरह के मोस्टली होते हैं, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। इसको बताने से पहले मैं इस पे चलता हूँ, 3 केस मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला केस है जब किसी तरह का लिंकेज ना हो रहा हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होगा, जब कैपिटल टी और कैपिटल आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, क्योंकि मैंने इसलिए तो ये बताया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे कैपिटल ए और कैपिटल डिफरेंट क्रोमोसोम से प्रेजेंट है। आई बात समझ में, समझे। चलो, तो अगर मान लो, अगर, तो इसमें क्या चीज आई, इसमें नो लिंकेज, ठीक है। ये अगर लिंकेज नहीं है तो इसका स्टडी क्या कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट स्टडी बाय टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस से स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो, टेस्ट क्रॉस कैसे कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर, इसको क्या कराएं, टेस्ट क्रॉस कराएं। अब तुम्हें पता है ना टेस्ट क्रॉस क्या कराते हैं, ये हमारा F1 जनरेशन था ना डायहाइब्रिड क्रॉस में, और ये रिसेसिव पेरेंट्स था और प्योर वाला, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, इसका क्रॉस कराएंगे तो ये सब आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी ये तो आएगा ही, और कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये बताओ कि ये इसको क्या बोल सकते हैं, टॉल, राउंड, ठीक है, समझना थोड़ा सा धैर्य पूर्वक पेशेंस रख के। इसको क्या बोल सकते हैं, टॉल, रिंकल्ड, इसको क्या बोल सकते हैं, ड्वार्फ, राउंड, इसको क्या बोल सकते हैं, ड्वार्फ, रिंकल्ड। ये तो डायरेक्ट ही डायरेक्ट पूरा इंडिपेंडेंट ही असॉर्टमेंट का केस है ना। तो ये बताओ ये क्या है, पेरेंटल, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट, और ये क्या है, पेरेंटल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पेरेंटल जो आ रहा है, पेरेंटल का परसेंटेज कितना है, 50% है। कितना है, 50% पेरेंटल है और 50% रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट। जब लिंकेज एब्सेंट होता है तो 50% रिकॉम्बिनेंट एंड 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सो रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लिंकेज, लिंकेज तो नहीं हो रहा, ठीक है, सॉरी ये नहीं हो रहा। तो 50% पेरेंटल एंड 50% रिकॉम्बिनेशन, तो ये चीज इसमें क्रॉस करने से पता चल रही है। आई बात समझ में। अब चलते हैं सेकेंड चीज, जब लिंकेज प्रेजेंट हो, मीन्स अगर कंप्लीट लिंकेज हो, ठीक है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। जब कंप्लीट लिंकेज होता है तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जब इनकम्प्लीट लिंकेज होता है तो क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या बोल दिया, हाँ, जब कंप्लीट लिंकेज होता है तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मीन्स मैं जो काम करूंगा वो विदाउट क्रॉसिंग ओवर का काम करूंगा, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल आर अब क्या है, सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, पहले क्या था, दूसरे क्रोमोसोम पे लोकेटेड था, अब सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो मैं उसी तरह से फिर से इसका टेस्ट क्रॉस अगर करूंगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, टेस्ट क्रॉस स्मॉल आर, तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, क्या आ रहा है, देखो जीवन में इस तरह का था, ठीक है। अब जब G2 आता है तो S फेज बीच में आता है जिसमें रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, तो डीएनए का रेप्लिकेशन क्रोमोसोम ये 2n हो चुका है, ठीक है, n था पहले, अब 2n हो चुका है। तो ये चीज यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। तो बताओ इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता क्या है ये बताओ, क्रॉसिंग ओवर तुम लोग ने पढ़ चुके हो। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एलिलिक जीन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और एक नया कॉम्बिनेशन बन के आता है, ठीक है। तो मान लो ये चीज हटके यहाँ आ गया, ये चीज हटके यहाँ आ गया, तो इस तरह को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है टॉल, राउंड, और एक आ रहा है ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ, रिंकल्ड। मैंने बोला सिर्फ टॉल और राउंड और ड्वार्फ और रिंकल्ड आया, मीन्स सिर्फ पेरेंटल टाइप आया, सिर्फ पेरेंटल टाइप आ रहा है, मतलब सिर्फ पेरेंटल टाइप आ रहा है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीट लिंकेज हो रहा है, ठीक है। पेरेंटल कितना आ रहा है इसमें, पेरेंटल 100%, रिकॉम्बिनेंट कोई तरह का रिकॉम्बिनेंट नहीं आ रहा, ठीक है, मीन्स क्रॉसिंग ओवर होगा तभी तो रिकॉम्बिनेंट आएगा, और क्रॉसिंग ओवर क्या है, 0%, ठीक है। ये चीज इसमें याद रखो, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिंकेज जो है वो 100% हो रहा है, ठीक है। देखो जितना कम रिकॉम्बिनेंट बनेगा ना उतना ज्यादा लिंकेज होगा, ठीक है। ये चीज मैं आगे भी बताऊंगा जब मैं यूज पढ़ाऊंगा एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि तुम्हें समझना है कि ऐसा लिंकेज सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज। क्या बोलते हैं, शो ओनली पेरेंटल पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर क्या है, एब्सेंट है। और इसमें क्या होता है, जब कंप्लीट लिंकेज होता है ना तो इसमें लिंक जो जीन है वो बहुत क्लोज होते हैं, जीन्स आर वेरी क्लोज टू क्लोज ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। मीन्स
मुझे बताओ, अगर अगर मैं बात करूं कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, और कैपिटल ए कैपिटल बी, बताओ किस कौन सा जो कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है, फर्स्ट वाला एंड या सेकेंड वाला, कौन सा वाला कंडीशन है जो कि कंप्लीट लिंकेज शो करेगा? ये वाला सेकेंड वाला शो करेगा, क्योंकि जो लिंक है यहाँ पर टाइटली लिंक्ड जीन है, ठीक है, लेकिन यहाँ के में जो डिस्टेंस कम है, मीन्स धीरे धीरे ये तुम्हें पता चल रहा है कि भाई साहब डिस्टेंस कम हो, रिकॉम्बिनेशन कम हो, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन ऑन अ सेम क्रोमोसोम कम हो, तो लिंकेज क्या होगा? लिंकेज क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लिंकेज इज वेरी रेयर इन नेचर, सॉरी, लिंकेज इंक्रीज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड डिकॉम्बिनेशन लीकेजेस, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज बिहेव जस्ट लाइक monohybrid cross. It is just like a monohybrid cross in which the only parental combination occurs. You know monohybrid cross that may dwarf and the tall is crossed, and then the in F2 generation only you get what? Only you get what? Only you get dwarf and tall. So just like it is a monohybrid cross. ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज इसमें याद रखना, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है। चलो अब चलते हैं थर्ड केस, जब लिंकेज प्रेजेंट, अगर लिंकेज प्रेजेंट है मींस कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी कैपिटल आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड आफ्टर इन द G2 phase they gets doubled and their replication occurs and chromosomes become double and located on same chromosome. This is the most common type of, mark the point, this is the most common type of लिंकेज, ठीक है भाई, मोस्ट कॉमन टाइप है लिंकेज, मतलब क्वेश्चंस भी यहीं से ज्यादा आएंगे, मींस समझना तो इसी को अच्छे से पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे बचाओ, देखो जैसे कि अब यहाँ पे बताओ, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, ये वाला फ्रैगमेंट टूट के यहाँ आ सकता है, ठीक है, ये वाला तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, ठीक है। बट एक चीज है, जो न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा ना यहाँ पे, न्यू कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, इसके कारण बनेगा क्रॉसिंग ओवर। अब जब बन गया, जब तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा न्यू कॉम्बिनेशन से, बट पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मोर देन न्यू कॉम्बिनेशन। कैसे? देखो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मैं दो प्लांट ले रहा हूँ, ठीक है, दो प्लांट ले रहा हूँ, अगर लेट से इसको बोलता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे कितने के तरह के गैमेट्स? कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। देखो अगर इससे बात करें कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, इससे प्राइमरी पीएमसी कितना बनेगा? पीएमसी पता है ना, ठीक है। पीएमसी कितना बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, 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 ये इसमें से 4 पीएमसी बन रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, देखो जो ये पहला दो था ना, ये पहला दो को अगर बोलते हैं, ये पहला दो से मैं बोलता हूं कि इसमें लिंकेज प्लस क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, लिंकेज प्लस क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो इसमें जो गैमिट बनेंगे ना, इसमें जो गैमिट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी एस कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। इसी तरह से दूसरे गैमेट्स क्या बनेंगे दूसरी तरफ से? कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो इस तरह के गैमेट्स बनेंगे, दो दो टाइप के, ये इतने तरह के गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इससे गैमेट्स ये बना और इससे गैमेट्स ये बना, ठीक है। तो देखो अब बताओ ये कितने तरह के पॉलन ग्रेन्स बने? अब भाई ये 4 पीएम
प्राइमरी मदर सेल से ही तो गैमेट्स बनता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है, उसी से तो बनता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, 8 पॉलन ग्रेन हमारे पास बन गया, ठीक है। अब 8 पॉलन ग्रेन में से 4 तो पेरेंटल होगा ना, 4 पेरेंटल होगा और 4 रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है, 4 पेरेंटल और 4 रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब मैं नीचे वाले का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे वाला जो है, इसमें मान लो अगर बोलता हूं कि लिंकेज प्रेजेंट है, एंड क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है, फिर भी तो ये 8 तरह के पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक है, यही सेम 8 पॉलन ग्रेन बनाएंगे। बट अगर लिंकेज एब्सेंट, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, लिंकेज प्रेजेंट है और क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, तो बताओ सिर्फ पेरेंटल ही आता था ना, तो ये सारे के सारे क्या होगा, 8 आर पेरेंटल, ठीक है। तो बताओ ये 8 + 4 कितना हो गया, 12, ये 12 क्या हो गया, पेरेंटल। मीन्स अगर तुम बात करो कि लिंकेज प्रेजेंट है इनकम्प्लीट लिंकेज में, तो जो पेरेंटल है अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी जाता है ना, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा मैक्सिमम होता है। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जिसके कारण 4 और ऐड हो रहा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, अगर 4 ऐड नहीं होता ना, तो यहाँ पे अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो फिर भी पेरेंटल यहाँ पे ज्यादा है, मींस और पेरेंटल इसमें ऐड हो रहे हैं क्रॉसिंग ओवर होने से, ठीक है। मतलब यूं कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर बढ़ रहा है तो पेरेंटल पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा, बट रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट घटेगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो लिंकेज कमेगा। तो इस तरह का सिचुएशन हमें आता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंटल टाइप ज्यादा होता है रिकॉम्बिनेंट टाइप से, ठीक है, पेरेंटल टाइप ज्यादा होता है रिकॉम्बिनेंट टाइप से, ठीक है। मींस पेरेंटल जो है, यहाँ पे पेरेंटल क्या है, 50% से इंक्रीज कर गया, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट 50% से क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ये चीज याद रखो, ये याद रखना है, ठीक है। अब समझ में आई तुम्हें कि तीनों में क्या डिफरेंस है। एक बार वीडियो को पीछे करके देखना, फिर अच्छे से समझ में आएगी बात। सॉरी। अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ कंप्लीट लिंकेज का। लिंकेज इन विच जीन ऑलवेज शो द पेरेंटल कॉम्बिनेशन नोन एज कंप्लीट लिंकेज। ऐसा लिंकेज जिसमें सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहा है तो कंप्लीट लिंकेज। इट नेवर फॉर्म्स न्यू कॉम्बिनेशन, यही बात तो बता दिया कि नेवर फॉर्म्स न्यू कॉम्बिनेशन, सॉरी, नेवर फॉर्म्स न्यू कॉम्बिनेशन। जब न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो कंप्लीट लिंकेज हो रहा है, ठीक है। मींस क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज, जीन्स बहुत पास पास है, यहाँ पे जीन्स बहुत पास पास है, जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, मींस लिंकेज इज वेरी रेयर इन नेचर। इस तरह का लिंकेज वेरी रेयर होता है। जैसे मेल ड्रोसोफिला, फीमेल सिल्कमोथ, ये एग्जांपल याद रखना। When the new combination means smaller than 50% is also appears along with the parental combination of offspring, then this type of linkage is known as incomplete linkage, and this combination has formed due to the crossing over, and it is very common. This is very common type of linkage. Understand what you have done? बट ये 3 केस समझना बहुत जरूरी था। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ 80% लिंकेज हमें समझ आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को और कंप्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज के सारे को, ठीक है। तो इसमें से डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है, तभी ये कॉन्सेप्ट बनता है। ये लेक्चर मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। ये अगर अच्छे समझ आया तो अगले लेक्चर में सारे क्वेश्चन बहुत इजीली होने वाले हैं, ठीक है। एक चीज इधर छूट गया था, हाँ ये तो मैं बता दिया था ना, नंबर ऑफ लिंकेज, ठीक है। ये लिंकेज का सारा ये याद रखना पड़ेगा, मोस्टली यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म समटाइम्स में बी आस्क्ड। तो देखो मैं ये पॉइंट डिस्कस किया था कि क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए, उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है तो लिंकेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में।
ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि मैं बताया हूँ। ठीक है, इससे द्वारा ये एग्जांपल को एक बार फिर से वीडियो रिव्यू करके देख लेना। ठीक है, देखो क्रॉसिंग ओवर क्या है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ द एलेलिक जीन लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ नॉन लिंक्ड जीन रिजल्ट्स इन द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉसिंग ओवर जब कभी भी होगा तो अपोजिट ऑफ लिंकेज, मींस अगर लिंकेज बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा। ये कैपिटल वी, ये स्मॉल वी, इस दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है बट होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, कैपिटल वी स्मॉल वी का पोजीशन चेंज है, ये क्रॉसिंग ओवर होता है। मींस फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए क्रोमोसोम्स गेट एक्सचेंज्ड, मींस जीन्स इज आल्सो गेट एक्सचेंज। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज अ क्रोमोसोम। हाँ, ये मैं बात कर रहा था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशन इसका पार्ट है। पहला एप्लीकेशन है कि लिंकेज स्ट्रेंथ इज इन वर्ड्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन लिंक्ड जीन। मींस जितना ज्यादा ये जो दो जीन के बीच में जो लिंकेज है, ये सॉरी डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो लिंकेज स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। मींस अगर ये डिस्टेंस को जितना बढ़ाओगे तो लिंकेज क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मुझे बताओ कि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, अगर इसके बीच में डिस्टेंस ये है और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है, दो लिंक जीन के बीच में डिस्टेंस, किसमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा? क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन। मींस डिस्टेंस ऑफ द जीन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। मींस क्रॉसिंग ओवर इसमें ज्यादा होगा बट लिंकेज लिंकेज इसमें इसमें कम होगा। लिंकेज इस वाले में कम होगा। फर्स्ट नाम दो, सेकेंड नाम दो। चलो मुझे बताओ नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट किसमें ज्यादा होगा? जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा, मींस फर्स्ट में नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होगा। ठीक है, बट लिंकेज कम होगा। जब लिंकेज जिसमें कम होगा उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम आएंगे, बट जिसमें लिंकेज ज्यादा होगा उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएंगे। ठीक है बात? तो एक चीज ये है, ये फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? बढ़ेगा। लिंक जीन लिंकेज क्या होगा? घटेगा। यूक्रोमेटिन में अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है तो लिंकेज कम होता है। हेट्रोक्रोमेटिन में अगर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर कम होता है, क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर कम होता है, लिंकेज ज्यादा होता है। एज अगर बढ़े रहा है, एज बढ़ रहा है तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि टीलोमियर जो होता है वो टीलोमियर का साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होता है। फीमेल में बात करें तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें कम होता है लिंकेज। और मेल में बात करें तो क्रॉसिंग ओवर कम होता है, लिंकेज ज्यादा होता है। एक्सरेज का अगर देखें, एक्सरेज अगर अगर ट्रांसफर करते हैं तो उस समय क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है और ये थ्योरी याद रखना। ठीक है ना? चलो एक हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें अब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बनने वाला है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो इसमें मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि क्रॉसिंग जो होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितना होता है? मैं पूछूं तुमसे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितना होता है? मैं बोल देता हूँ 50% होता है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो मान लो गैमिट है। ठीक है, मान लो अगर पेरेंटल गैमिट है। ठीक है, इस तरफ मैं डालू पेरेंटल गैमिट्स और यहाँ पे लिखू रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, थोड़ा सा एक स्पेलिंग देख लेना, अपने अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, इसको लिख लेना क्योंकि तुम्हें फील आएगी लिखने के बाद। देखो तो मैं दो चीज यहाँ पे लिखता हूँ कि पहले तो क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट इन ऑल सेल, ऊपर में जो सेल है, ये 5 सेल मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 5 सेल। तो एक चीज ये है। दूसरा चीज है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स, मतलब सब में प्रेजेंट है, अकर्स इन। अब क्रॉसिंग ओवर देखता हूं मैं। ठीक है, दिखाओ, देखो एक चीज ये है। ठीक है,
ये पहला सेल का, ये दूसरा सेल का, ये तीसरा सेल का, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये 4 सेल, ये 5 सेल। ठीक है, देखो। हाँ, चलो बताओ। अगर अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है तो कितने तरह के अगर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है तो कितने तरह के पेरेंटल आएंगे? 20 तरह के मैं बोल रहा हूँ। मतलब मैक्सिमम पेरेंटल क्या आ रहे हैं? 20 तरह के पेरेंटल कॉम्बिनेशन में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट कब कितना बन रहा है इसमें? तुम्हें पता है क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है कोई भी सेल में, इन ऑल सेल, हर सेल में क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, सभी सेल में क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आएगा? मोस्टली पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा जब, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, अब बताओ, एक सेल में कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक सेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ऑकर्स। मान लो पहला वाला सेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो पहले वाले सेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इसमें अब देखो क्रॉसिंग ओवर एक सेल में हुआ तो थोड़ा सा पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेट से 18 हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट क्या होगा? 2। रिकॉम्बिनेंट बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब रिकॉम्बिनेंट बढ़ रहा है। अब मैं बोल दिया ये दोनों सेल में हो रहा है, दो सेल में हो रहा है, तो दोनों सेल में हो रहा है, तो मान लो अभी 16 पेरेंटल आ जाएंगे, तो कितने बचे? 4 रिकॉम्बिनेंट आएगा। ठीक है, 20 में से। अगर मान लो तीनों सेल में कॉम्बिनेशन हो रहा है, तीनों सेल में हो रहा है, तो मान लो मैं बोल दिया कि 14 आ रहे हैं। मीन तुम्हें पता है ना एक चीज, कि क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और लिंकेज स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, लिंकेज घटता घटता जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट होता जाएगा। तो ये 14, तो ये कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह से और मैं चारों सेल का बात कर दूं, चारों सेल का, तो ये कितना हो जाएगा? 12, तो ये क्या होगा? 8। ठीक है, अगर ये 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10। दैट्स द पॉइंट। अब मुझे बताओ कि जब पांचों सेल का रिकॉम्बिने क्रॉसिंग ओवर हो रहा है पांचों सेल में, तो मुझे बताओ इसमें इसमें अगर बात करूं परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना होगा? 10 में, 20 में से 10 में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इंटू 100 इज इक्वल टू कितना बन के आएगा? 50% रिकॉम्बिनेशन। मीन्स अगर मैं 5 सेल लिया, ये 5 सेल लिया, पांचों सेल में मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर कराया, ठीक है, मीन्स मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन कराया, तो कितना है? 50% मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन आ रहा है। मीन्स ज्यादा से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन करा, क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद भी 50% रिकॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इसको, ये किस केस में आ रहा है? इनकम्प्लीट, ये क्या है? इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट लिंकेज, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 50%। इसके बाद क्या आता है? पेरेंटल टाइप बढ़ते जाते हैं ना। ठीक है, ये तभी होता है, इट हैपेंस, इट हैपेंस व्हेन क्रॉसिंग ओवर occurs in all cells with regard to desired gene। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और ये याद रखना। तो जब कभी भी कब होगा? क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन सभी सेल में होगा, तब 50% रिकॉम्बिनेशन, जो कि मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, बात आई बात समझ में? ठीक है, तो अब डिफरेंस समझ में आया कैसे क्या है? इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, और एग्जांपल सबका याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या? अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसमें क्या बोलते हैं? दो तरह का अरेंजमेंट बोलते हैं। सिस को बोलते हैं कपलिंग फेज, और ट्रांस को बोलते हैं रिपल्सन फेज। ठीक है, ट्रांस होगा तो रिपल्सन फेज।
तो मैं बोल दिया कैपिटल टी कैपिटल आर क्या है, लिंक्ड जीन है, तो भाई साहब सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल टी कैपिटल आर क्या होगा, लिंक्ड जीन है, तो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल अरेंजमेंट बता रहा है कि दो डोमिनेंट एलील लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम, दो डोमिनेंट एलील लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स एंड बोथ रेसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन अदर क्रोमोसोम्स। ये दोनों रेसेसिव जीन क्या है, दूसरे क्रोमोसोम पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिस फेज या कपलिंग फेज। ठीक है, जब कभी भी एक बात बताओ, जब कभी भी प्लस प्लस स्मॉल टी स्मॉल आर ऐसे लिखा हो ना, तो ऊपर वाले को यहाँ लिख देना, प्लस प्लस का मतलब ये डोमिनेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो डोमिनेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल स्मॉल टी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा डोमिनेंट होगा, कैपिटल टी। स्मॉल आर के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा डोमिनेंट होगा, कैपिटल आर। तो यहाँ पे कौन सा जीन होगा, कैपिटल आर। सिंपल वे में बोलूं कि प्लस प्लस के जगह पे कैपिटल टी एंड यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला होता है ना, उसको लेफ्ट साइड में दिखा देना, कैपिटल टी कैपिटल आर एक क्रोमोसोम पे, और जो नीचे वाला होता है उसको दूसरे क्रोमोसोम पे दिखा देते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कपलिंग फेज या सीज फेज। ठीक है, सेम अगला एग्जांपल है ट्रांस फेज। ट्रांस फेज में क्या होता है कि ट्रांस फेज में कैपिटल टी, जैसे कि मान लो प्लस वाला है और स्मॉल टी है। ठीक है, स्मॉल वाला है और यहाँ पे प्लस वाला है, इसको माइनस नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, ऊपर में डोमिनेंट वाला है, तो यहाँ पे आर कैपिटल आर हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग ये डोमिनेंट वाला है, तो यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको अब ऊपर वाले को एक साइड लिख दो एक क्रोमोसोम पे, ठीक है, नीचे वाले को अलग क्रोमोसोम पे लिख दो। तो देखो, एक रेसेसिव एक डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे, एक रेसेसिव एक डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे, तो क्या होता है, रिपल्सन मतलब ट्रांस फेज है। ये इसका ओरिजिनल अरेंजमेंट है, ये क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। अगर मान लो इसके और इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर आ जाएगा तो ये चीज ऑप्टेंट होगा। ठीक है, बात आई बात समझ में, इसके और इसके कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरह से यहाँ पे डिनोट करने आता है। तो क्रॉसिंग ओवर किसके कारण आता है, रिपल्सन फेज किसके कारण आता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण। ठीक है, मतलब एक डोमिनेंट एक रेसेसिव लोकेटेड ऑन द वन क्रोमोसोम्स एंड अनदर क्रोमोसोम्स आल्सो पोजेस वन डोमिनेंट वन इज नोन एज ट्रांस फेज। ठीक है, तो भाई ये था हमारा पार्ट 1 मतलब पार्ट ए, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पार्ट बी में, जिसमें मोस्टली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसलोकेशन। मैं बताऊंगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन और जीन कभी कभी डिफरेंस नहीं होता ट्रांसलोकेशन में। अगले लेक्चर में सारा चीज, अब डाउट में जो आ सकते हैं वो डाउट में अगले लेक्चर में रखूंगा। ठीक है, अभी के लिए ये टाइप्स ऑफ लिंकेज और लिंकेज जो भी आपस में कैसे डिफरेंस है, कैसे जीन और क्रोमोसोम आपस में कैसे पैरेलल बिहेव करते हैं, वो सब चीज़ मैंने बताया है। ठीक है, जो कि मोस्टली बेसिक सबसे। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड चैनल को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बार बार मैं लाइक बोल देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।